खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि हाथरस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हाथरस का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, साजिश की गई थी। आपको बता दें कि इस जानकारी में यह भी सामने आया है कि दंगे भड़काने के लिए फंडिंग की जा रही थी। पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठनों ने ये पूरा षड्यंत्र जो है ये रचा था। दंगे कराने के लिए रातों रात एक वेबसाइट भी बनाई गई थी। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से इस वेबसाइट को तैयार किया गया था। साथ ही साथ फर्जी आईडी से हजारों लोगों को इस वेबसाइट के जरिए जोड़ा गया। जातीय दंगे की साजिश थी, ऐसा उत्तर प्रदेश की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी कहना है कि सीएए की तर्ज पर हिंसा की साजिश की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाथरस का जो पूरा षड्यंत्र है वो बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे भड़काने की पूरी साजिश की गई थी। साथ ही साथ दंगे भड़काने के लिए फंडिंग की जा रही थी। पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठनों ने ये पूरी साजिश रची थी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फेक आईडी के जरिए हजारों लोगों को जोड़ा गया था और जातीय दंगे की ये पूरी साजिश थी जो अब बेनकाब हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी इस तरह की साजिश रच रहा है उनके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। रोमिता मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रोमिता, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से षड्यंत्र बेनकाब हुआ है? क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल आयशु, मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी साजिश जो है उससे बेनकाब किया गया है और ये इस चीज़ पर आधारित है कि जो यूपी की सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये बताया गया है कि यूपी में जातीय दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी और ये कोशिश हो रही कि किस तरीके से जाति के आधार पर वहां पर बड़े पैमाने पर दंगे हो सके। एक वेबसाइट फर्जी नाम से बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट बनाई गई और इसी वेबसाइट के जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने यह दावा किया है कि रातों रात इस फर्जी वेबसाइट को बनाया गया, लाखों लोग उससे जुड़े और इसी के साथ आगे इस जातीय दंगे को भड़काने की कोशिश हो रही थी। लेकिन समय रहते सुरक्षा एजेंसीज ने इसे डिडक्ट कर लिया और इसी के बाद यूपी में ये बात निकलकर सामने आई कि साजिश हो रही है कि जातीय दंगों को किस तरीके से भड़काया जाए। कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने भी अपना बयान दिया था, चुप्पी तोड़ी थी इस पूरे मामले को लेकर और उन्होंने ये साफ कर दिया था कि विकास को रोकने के लिए यूपी में कुछ लोग जातीय दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें पीएफआई और एसडीपीआई के नाम भी शामिल हैं और ये नागरिकता संशोधन कानून के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें भी शामिल थे। इसलिए बहुत ज्यादा ये चीज पुख्ता हो जाती है कि यूपी में हाथरस कांड के पीछे इस दंगे को फैलाने की कोशिश हो रही थी। फंडिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही है कि फंड जुटाने की भी कोशिश यहाँ पर इन लोगों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने समय रहते इसे सामने रखा है कि ये कोशिश हो रही है। अब देखना होगा कि सुरक्षा एजेंसीज इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कदम बढ़ाती हैं। जो ये पीएफआई, एसडीपीआई है, इन्हें कैसे शिकंजे में लिया जाता है ताकि इस तरह की घटना वहां पर ना हो पाए और जाहिर तौर पर अब कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। कपीश जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कपीश जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। जिस तरह से बड़ा खुलासा हुआ है, जिस तरह से हाथरस कांड में लगातार राजनीति गरमाती जा रही थी, लेकिन अब इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये कुछ कहना है कि ये पूरा जो हंगामा है वो सीए की तर्ज पर हिंसा की साजिश की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है वो जातीय समीकरण कुछ सामने आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से देख रहे हैं? जी, इनकी बातों का अजब सा ये फसाना है और आग भी लगाना है और बारिश भी कराना है। जी, हकीकत ये है कि सरकार अपनी भद्द पिटने से बचाने के लिए विपक्षी दलों को इसमें शामिल कर रही है और सीए के आंदोलन से इसको जोड़ना चाहती है। जी। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो, आईबी हो, सीबीआई हो, ये सब तो इन्हीं के पास हैं और जैसे ये चाहते हैं उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। विपक्ष का बहुत सीधा से ये कहना है कि अगर सब कुछ सही था तो आपने 2 बजे रात में एक हिंदू लड़की का
दाह संस्कार कैसे कर दिया। 16 संस्कार में एक संस्कार ये भी होता है, और हिंदू मैथोलॉजी में जो भी आस्था रखते हैं उनको इस बात का पता है कि सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी तरह का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, और अगर दाह संस्कार किसी ने किया तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो आपने एक तरफ तो जीते जी भी उसकी अस्मिता की रक्षा नहीं की, और दूसरी तरफ आपने प्रेत योनि प्रदान कर दी। तो इनके पास देखिए और कुछ नहीं है। जो लोग अभियुक्त के पक्ष में आंदोलन करते हैं, उनके पक्ष में एकजुट होते हैं, सरकार उनका आंदोलन होने देती है, और वो जातिवादी लोग आरोप भी लगाते हैं कि हमने देश चलाया है, हमारा देश पर प्रभाव है, हम जो चाहेंगे ईंट से ईंट बजा देंगे। तो बताइए, उनके ऊपर ना मुकदमे हो रहे हैं, ना उनके ऊपर जातिवादी आरोप लग रहे हैं, ना जातिवादी हिंसा भड़काने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसमें विपक्षी दलों को शामिल किया जा रहा है। ठीक है। आपके अगर डीएम ने अगर धमकी दी, आपके डीएम ने मीडिया तक को नहीं जाने दिया, तो आप सोचिए कि देश में लोकतंत्र और तानाशाही चल रही है कि लोकतंत्र कभी समाप्त हो चुका है। कपीश जी हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से जुड़ गए, उनसे भी उनका टेक ले लेते हैं। हरीश जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। आपने सुना विपक्षी दल किस तरह की बातें कह रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि यूपी में जातीय दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर? बहुत सारे प्रमाण अब सामने हैं जी। विपक्ष तो केवल जनता को गुमराह करने का काम करता है, और केवल इस तरह की विभत्स घटनाओं पर वोट की रोटी सेकने का काम करता है। देखिए, पीएफआई से जैसे संगठनों का नाम सामने आया है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे और फेक न्यूज की स्क्रीन डाल करके जिस तरह की बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, जिसमें वेरीफाइड जो ट्विटर हैंडल है उससे इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, तो वो सारी चीजें सामने आई हैं। और विपक्ष का क्या है कि जब से CEE पे जो ये दंगा भड़काने वाले लोग थे, जब से उन पे कार्रवाई हुई है, तब से विपक्ष कोई न कोई बहाना खोजता रहता है किस तरह से उत्तर प्रदेश के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ा जाए, किस तरह से एक जातीय उन्माद फैलाया जाए, किस तरह से समाज को की जो सद्भावना है उसको तार किया जाए। ये विपक्ष का पूरा जो षड्यंत्र है वो है। और लगातार विपक्ष जब योगी सरकार के खिलाफ उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो कोई न कोई बहाना ढूंढ रही कि किस तरह से हम योगी सरकार की छवि को खराब करें। लेकिन विपक्ष अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाता है। प्रमाण सहित सारी चीजें सामने हैं, तमाम मीडिया माध्यमों ने भी उन चीजों को दिखाया है। तो ये जो विपक्ष का आरोप है ये पूरी तरह से निराधार है। योगी सरकार कोई भी हो, जो भी जातीय उन्माद को बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई संगठन हो, कोई दल हो जो सांप्रदायिक, लेकिन आपसे ये समझने की कोशिश करना चाहते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट दी गई है उसमें क्या कुछ तथ्य और सामने आए हैं, क्या उसके बारे में भी आप जानकारी दे पाएंगे? बहुत सारी चीजें जो आई हैं सामने वो तो सारे मीडिया माध्यमों से सामने आ रही है। आपको भी पता होगा कि किस तरह से वेरीफाइड हैंडल से सोशल मीडिया से हाथरस की घटना को भ्रामक रूप से प्रचार करने का काम किया गया, किस तरह से वहां के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए और एक सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए काम किया गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तो आज सफाई आयोग और इसके लोगों को भी भेजा है कि वो परिवार से मिलेगा। कल आला अधिकारी मिले थे, उन्होंने उनका बयान लिया है, SIT के लोग गए थे, इस परिवार का बयान लिया है, और जो सफाई आयोग है वो लोग जा रहे हैं, वो वाल्मीकि समाज से ही है, वो लोग उन लोगों का उन परिवार से मिलेंगे और पूरी बात को समझे जानेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। परिवार को न्याय देने के लिए, परिवार को सुरक्षा देने के लिए, परिवार हर तरह से सरकार। हरीश जी हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं जिस तरह के तथ्य आप सामने रख रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है। कपीश जी, जिस तरह से आपने सुना हरीश जी को, ये तो साफ कह रहे हैं कि योगी सरकार को महज बदनाम करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। नहीं, अगर कृतित्व तो इनके नहीं होते तो कोई इसको बदनाम कैसे कर सकता है? मैं तो पूछता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो आपने हिंदुत्व के अगेंस्ट, हिंदुत्व मैथोलॉजी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई आपका डीएम और आपके पुलिस वाले कैसे कर लिए?
कैसे उस हिंदू कन्या की बच्ची को बिना उसके पिता के अभिरक्षा में दिए उसका दाह संस्कार कर दिया गया। उन लोगों ने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा कि वो वही लाश थी या दूसरे की लाश थी। दूसरी चीज, आपको इतनी जल्दी क्या पड़ गई थी? हिंदू मैथोलॉजी के विपरीत आपने 2 बजे रात में उसे जो है जला करके खत्म कर दिया। आप पे तो आईपीसी का सेक्शन लगना चाहिए कि जो 100 को छत विच्छेद करने का। और दूसरी चीज, आपके डीएम तो बैठ करके आरोप धमकी देते हैं पीड़ित परिवार को। जो डीएम धमकी दे रहा हो और उसको आज तक आपने सीने से लगाया हो और वही पोस्टिंग रखी हो, निलंबन जैसी कार्रवाई और ट्रांसफर जैसी छोटी कार्रवाई भी न की हो, तो आप बताइए उस परिवार को कैसे आप न्याय दे लेंगे? तो ये सब इनके आडंबर है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने किस तरीके से एक दलित कन्या के साथ जो रेप हुआ उसके साथ उसके विपरीत लोगों के साथ खड़े होकर के उनसे आंदोलन करा रहे हैं। और जो जातिवादी हिंसा में जो लोग डालना चाहते हैं उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर अभियुक्त के तरफ से कोई हरीश जी जवाब दीजिए, विपक्ष आपसे सीधे सवाल पूछ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैंने पहले ही बता दिया कि समाजवादी पार्टी जातीय राजनीति करती है, जातीय उन्माद फैलाने का काम करती है। आजमगढ़ और जौनपुर में समाजवादी पार्टी के लिए लोगों ने दलितों पे अत्याचार किया था, योगी सरकार उनके साथ खड़ी हुई और जो लोग ये अत्याचारी थे उनको दंड दिलाने का काम किया। इसमें भी जो अपराधी हैं उनको पूरी प्रतिबद्धता के साथ सरकार फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेगी। और इस तरह की जो भ्रामक बातें कही जा रही हैं, अभी आप दोनों में से किसी की भी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, तो मैं आपसे सबसे पहले कपीश जी आपसे ही पूछ लेती हूँ। काफी सारे आपने बातें कही हैं कि लगातार लीपापोती योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन कपीश जी मेरा सवाल ये है कि क्या आपका जो आप विरोध कर रहे हैं, जो क्राइम का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, रेप की घटनाओं की अगर बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है, लेकिन क्या आपकी जो पार्टी वो रेप का विरोध कर रही है या दलित रेप का विरोध कर रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन मेरी सहयोगी रौमिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रौमिता, जिस तरह से ये तमाम जानकारी सामने आई है कि वेबसाइट बनाई जाती है और राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो लगातार इसको जातीय दंगे की साजिश के रूप में देख रही थी लगातार, और वही चीज निकल कर भी सामने आती है, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है और क्या कुछ माइन्यूट डिटेल्स आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए अंशु, इस पूरे मामले में बात सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाती है कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं यूपी की, उनकी तरफ से कहा गया है कि एक फर्जी वेबसाइट के जरिए जातीय दंगा फैलाने की कोशिश हुई है। इसमें पीएफआई जैसे संगठन भी फंडिंग में लिप्त हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। और आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले जिस तरीके से एनआरसी और सीएए के खिलाफ दिल्ली में हिंसक झड़प हुई थी, दंगे हुए थे, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में स्थितियों को नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन यूपी में जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही आगाह कर दिया है कि इसी तरह की जातीय दंगे की कोई साजिश रची जा रही है, फंडिंग की जा रही है, ये डिसाइड किया जा रहा है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। और इसलिए अब सुरक्षा एजेंसीज किस तरीके से आगे कदम उठाती हैं ताकि यूपी में इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि यूपी में हमने उस टाइम भी देखा था जब सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यूपी में ये बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर पहले से ही प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी काफी अलर्ट थे, और अब ये जिस तरीके का अलर्ट सामने आया है उसके बाद निश्चित तौर पर ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे रौमिता कपीश हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी से, उनसे वही सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। कपीश जी, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, लगातार विपक्षी पार्टियां अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है योगी सरकार के खिलाफ, लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल उठाए हैं तो आपके सवालों से मैं समझना चाहती हूं कि क्या आपका जो ये विरोध है ये रेप के विरोध है या फिर जातीय रेप के विरोध में है? देखिए, हमारा जो विरोध है वो अपराध के विरोध है। और बात रह गई किसी की भी अस्मिता होती है, चाहे वो दलित लड़की हो या अल्पसंख्यक लड़की हो या सवर्ण समाज की लड़की, कन्या होती है। और यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है और यहाँ माँ दुर्गे की तरह की पूजी जाती है। उसको जाति में नहीं बांटना चाहिए। जाति में तो इन्होंने बांटने की कोशिश की। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग बहुत मजबूत समाज के व्यक्ति हैं, हम जब बोलेंगे तो देश बोलेगा। तो आखिर ये धमकी किसको दे रहे हैं? एक तो जिस बच्ची के साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ
उसके साथ क्रिमिनल जैसे व्यवहार क्रिमिनेशन में जो है पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा किया गया। FIR दर्ज करते समय समुचित धाराएं नहीं लगाई गई, आगे चल करके जब प्रेशर पड़ा है तो इन्होंने इसको बलात्कार में किया। तो सर आप ये बताइए ना, बार बार इस दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो जाति का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? महिला सुरक्षा की बात कीजिए ना आप। नहीं, महिला सुरक्षा की तो अस्मिता के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे कि वो दलित नहीं है? क्या उससे पहले उसके ऊपर रेप के प्रयास नहीं हुए थे? क्या इसकी शिकायत जो है प्रशासन और थाने में उनके परिवार वालों ने नहीं की थी? क्या आपने देखा नहीं कि मीडिया तक को पुलिस वाले नहीं जाने दिए और मीडिया को जो है सत्याग्रह करना पड़ा? अगर इतने ही पाक साफ इनकी पुलिस और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थी तो शायद हम लोगों को भले ये रोक लेते। आप कौन सी राजनीति करने जा रहे थे कि आपको सत्याग्रह करने की आवश्यकता इस लोकतंत्र के चौथे मीडिया को करनी पड़ी? तो ये अपनी भक्त पिटने से बचाना चाहते हैं और इसके आड़ में ये एजेंसी से जानबूझकर मैनिपुलेशन की रिपोर्ट ले रहे हैं कि देश को ये लोग जातीय दंगा में भड़काना चाहते हैं। जातिवादिता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्हीं के ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही हैं, लेकिन इस बीच जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी भूमिका कहां पर है? क्या वो सिर्फ ट्विटर पर ही एक्टिव नजर आ रहे हैं? जमीनी स्तर पर तो वो बिल्कुल भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। वो कहां है आजकल? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कम से कम आपने कर लिया तो मुझे जवाब देने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो अनुशासन के साथ एक चलने वाली पार्टी है। सब चीजें क्रमबद्ध तरीके से की जाती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा डेलीगेशन गया था वो भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के अनुरूप ही गया था और उसने वहां वही कार्य किया है कि पीड़िता की सारी चीजों को लिया। आप बताइए, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे नरेश उत्तम पटेल, किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं होती है। पार्टी छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं से लेकर के सबकी पार्टी एक बराबर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सबके वोट एक माने जाते हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और साथ में 3 पूर्व हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी भी गए थे। आप सोचे कि वो इस बात का आरोप लगाना कि वो कहाँ से, किसी के परिवार में क्या आवश्यकता नहीं हो सकती है? आदमी अपने परिवार के देखभाल में अगर कहीं व्यस्त है और वो स्वयं नहीं जा पा रहा है और उसने डेलीगेशन भेजा तो अपनी मंशा के अनुरूप ही भेजा, और ये एकदम ये कहना गलत होगा। और अखिलेश यादव जी स्वयं उस जगह पर जाएंगे और आप आने दीजिए मौका। चलिए, अब ये बता दीजिए कि आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हैं, तो ऐसे में आप तमाम कानूनों से भी वाकिफ होंगे। तो ऐसे में जब आपको पता है कि धारा 144 लागू है क्षेत्र में, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी ने क्यों इतना उसका उल्लंघन किया है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि धारा 144 CRPC जो है वो ये कहती है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं होना जी। ऐसा नहीं है कि आप चलते हुए रास्ते में किसी को आप रोक देंगे। आप ये कैसे साबित करेंगे कि सभी एक राय होकर के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य बन रहे? क्या मीडिया गया था, मीडिया को भी रोक दिया गया, मीडिया को सत्याग्रह करना पड़ा, तो 144 की क्या दुहाई देंगे? लेकिन सर, इसमें पॉलिटिकल एंगल देने की क्यों कोशिश की जा रही है राजनीतिक दलों की तरफ से? क्यों इसको जातीय मुद्दा इसे क्यों बनाया जा रहा है? हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं। इस लोकतंत्र में हास्यास्पद बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी से लोग कहते हैं आप राजनीति ना करें। राजनीति जो है वो सकारात्मक होती है। अगर हम किसी के न्याय के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या जो आप राजनीति कर रहे हैं उसमें कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं आप? क्या वो जो विरोध है, विरोध की जो आवाज आप उठा रहे हैं, तो क्या वो विरोध आराम से नहीं हो सकता है या आपको दंगे करने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से? जिस तरह से आपने भी कल आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करनी पड़ी? अंशुल जी, सबसे पहली चीज तो है कि सरकार ही कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि पैंडेमिक एक्ट है लगा हुआ है और आपने इतने ज्यादा पुलिस बल को आखिर उस जगह पे क्यों किया? कोई क्या ऐसी घटना घटी हुई? कोई घटित हुई हो तो बता दीजिए, कोई भी एक घटना। चलिए ठीक है, दया दुबे जी प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दया दुबे जी, बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। लगातार जो हाथरस का मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो अब इंटेलिजेंस एजेंसी है वो ये कह रही है इसमें जातीय दंगे भड़काने की साजिश की जा रही है। विपक्ष लगातार आपके ऊपर हमलावर होता जा रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि क्राइम का जो ग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं उस पर विराम लगाने में योगी सरकार फेल है। क्या कुछ कहेंगे? मुझे लगता है
जो विपक्ष वही कह रहा है जो अपने राजकाज में वो करता आया है। हम्म। अब आप बताइए कि कल जो ये डेरा डालो घेरा डालो पार्टी, जिसका सिद्धांत ही है डेरा डालो घेरा डालो, ये सपा वहां गई, आरएलडी वहां गई, नेताओं का डेलीगेशन अंदर जाने की इजाजत मिल गई। उसके बाद क्या जरूरत है हनुमान जी की तरह से कूदने के लिए? अनुराग भदौरिया जी सिर्फ पिटने के लिए इतना कोशिश कर रहे थे कि जब उनको लाठी लग गई तो वो उसको पूरे मीडिया को दिखाते घूमे। लेकिन देखिए मैडम, चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक दुर्घटना घटी है जिसके लिए हम सभी दुखी हैं। लोग जो अरेस्ट होने चाहिए वो अरेस्ट हो गए। लोगों ने इन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी कर दो। दया जी, आपसे आपकी कोई भी संवेदना नहीं चाहता है। संवेदना के साथ, सिंपैथी के साथ साथ जो जनता है उसको एम्पैथी भी चाहिए होती है। और अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि सरकार मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है तथ्यों को। आप ये बताइए, आप एम्पैथी की बात करती हैं, यदि तो डांटना है आप मुझे तो डांट लीजिए, क्योंकि सरकार हमारी है, हमें कुछ नहीं कहना है उस पर। आपका जो भी कहेंगे सिरोधार्य है। लेकिन सर, मैं आपसे सीधे सीधे सवाल कर रही हूँ, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ। हम जी, अब आप सुन लीजिए, प्लीज टेक द रिप्लाई जी। अब मेरा ये आग्रह है आपसे कि जब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं सीधा कह रहा हूँ कि दुर्घटना ये घटी है, ये जघन्य अपराध। उसके बाद फॉलो अप एक्शन तत्काल सीबीआई इंक्वायरी, एसआईटी हमने कहा, लोग खुश नहीं थे विपक्षी, चलो सीबीआई का हमने तुरंत कर दिया। उस परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई। और अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि इसका ज्यादा राजनीतिकरण ना हो। देखिए, इसमें बड़ा क्लियर है, ये मीडिया भी समझ चुका है, आप भी समझ चुके हैं कि षड्यंत्र लगा करके दंगा कराने के अलावा और कोई सोच नहीं है। जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को आइडिया इस चीज का लग चुका है, संकेत स्पष्ट है। हम लोग समाज को आगाह कर रहे हैं कि जो अपराधी है उसको सजा हर हालत में मिलेगी। और वो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ऐसा सजा मिलेगी कि हमेशा समाज याद रखेगा कि किसी को सजा मिली थी। सर, वही तो चीज याद नहीं रहती है, वही तो चीज याद नहीं रहती है। अगर सरकार इस चीज को लेकर एक्टिव नजर आए तो आप पिछले हफ्ते, एक हफ्ते का अगर रिकॉर्ड उठा के देख ले एनसीबी का, तो उसी में आपको साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई हैं रेप की। आप एक चीज और भी देखेंगे, यदि ऐसी बात आपने उठाई है तो एक चीज और देख लीजिए कि जहां जहां घटनाएं हुई हैं, इसके अंदर जो आरोपी लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं और कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं, ये समय नहीं है इसको चर्चा करने का। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि कहीं भी भाजपा से दूर दूर तक का रिश्ता रखने वाला व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें वो लोग हैं जो मानसिक रूप से दूषित हैं, जो अपने घर को भी कुछ नहीं समझते, वो बहन बेटियों के साथ ऐसा करते हैं। लेकिन सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को शिक्षे में लाना, इनको सजा दिलाना, वो हमारा धर्म है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और वही हम ठीक है। बहुत शुक्रिया दया जी, आपने अपना समय दिया जनतंत्र टीवी को और हमसे बातचीत की। तो दया दुबे प्रवक्ता थे बीजेपी के, और साथ ही साथ हरीश श्रीवास्तव भी जुड़े थे, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के। उन्होंने भी अपना तर्क रखा एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते। लेकिन रोमिता मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी थी, काफी महत्वपूर्ण जानकारी उनकी तरफ से भी दी गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरह से जानकारी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।